सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मन्नो और कम्मो का नमस्कार। मन्नो दीदी, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ कम्मो, तुम बताओ कैसी हो? बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई हाँ, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है। कई सारे प्रश्न हैं जो आपसे पूछने हैं। अच्छा। और बड़ी बातें करनी है आपसे। लेकिन प्रश्न पूछने से पहले आज हम अपने श्रोताओं को बता दें कि क्या-क्या विषय हैं जो आज हम जिससे जुड़ी बातें हम श्रोताओं से करने वाले हैं। मन्नो दीदी, आपने तो मेरा प्रश्न मुझे प्रश्न पूछने का मौका ही नहीं दिया। यही तो मैं पूछने वाली थी। अच्छा, यही पूछने वाली थी। अब पूछ भी लेने दीजिए कि आज पिटारे में क्या-क्या है। हाँ, तो भाई आज है जो दिवस तो है नहीं, आज हम वो दिन याद करो जो है, उसमें हम गर्मी की छुट्टियों के बारे में बातें करेंगे। और बहुत सारे श्रोताओं ने ना कम्मो बहुत सारी बातें अपनी यादों से जो गर्मियों से जुड़ी जो यादें थी उनके बारे में बातें की हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। हाय कम्मो दीदी, आपने तो कहते हैं ना मेरे दिल की बात कह दी। मुझे भी अपने बचपन के वो दिन याद आ गए। बचपन के क्यों, अभी तो जब गर्मी की छुट्टियां होती हैं या हमें मौका मिलता है गर्मी की छुट्टियों में बाहर निकलने का, कई सारी चीजें होती हैं। आपसे सब कहूंगी मन्नो दीदी, लेकिन आगे और क्या-क्या है वो भी तो बता दें भाई। जब घूमने की बात हो रही है तो आज औली चला जाएगा। पर्यटन में हम औली से जुड़ी जो बातें होंगी वो करेंगे श्रोताओं से। और जो रिश्ता होता है ना ननंद और भाभी का, बहुत ही नाजुक भी है और बहुत प्यारा रिश्ता है, तो इसके बारे में भी हम बातें करेंगे। और ये भी चाहेंगे कि श्रोता भी जो है अपनी बातें या जो उनके जो रिश्ते हैं उसके बारे में बातें करें, जो विचार हमसे साझा करें। बिल्कुल। और साथ ही बिजली की बचत किस तरह से की जाए, इस विषय पर भी चर्चा होगी। लेकिन मन्नो दीदी, जब ये प्रश्न जो मैं आपसे जो खास प्रश्न पूछने वाली थी ना, और ये मेरी परेशानी भी पूछा ही नहीं तुमने। पहला प्रश्न तो पूछ ही लिया था आपने, एक्चुअली मौका ही नहीं दिया मुझे पूछने का। चलो मौका देते हैं, पूछो क्या पूछना चाहती हो? भाई मैं परेशान हूँ अपने बिजली के बिल को लेके। अरे आपको मेरे चेहरे पर परेशानी दिख नहीं रही है क्या? हाँ, थोड़ी परेशान तो दिख रही हो, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है कम्मो। क्या बात कर रही हैं? बहुत छोटी-छोटी सी चीजें हैं, अगर हम ध्यान में रखेंगे तो बिजली बचा सकते हैं। हमारे श्रोताओं ने भी ये कुछ बातें लिखी हैं। और वैसे देखो, छोटी बात जैसे कि पुराने जो बल्ब होते हैं उसकी जगह एलईडी जो बल्ब होता है उसका अगर हम प्रयोग करेंगे तो बहुत सी बिजली बचा सकते हैं। इसी तरह जैसे वाटर हीटर या गीज़र की बात करें हम, उसे कम तापमान पर सेट करना चाहिए। मतलब ये कहना चाहिए कि नॉर्मल रेंज पर ही गर्म पानी आएगा। तो अगर ऐसा भी करेंगे तो भी काफ़ी बिजली बचा सकते हैं। बिल्कुल, जब बचत की बात हो रही है, ऐसा होता है ना मनु दीदी कि जब हमें जो चीज़ लगातार उपलब्ध रहती है तो कभी ना हम उसकी ना जो उपयोगिता है या उसकी महत्ता है वो हमारे दिमाग से निकलने लगती है। और जब वो अचानक से हमें नहीं मिलती, अब जैसे अगर भाई ये कहा जाए हमसे कि आज पूरा दिन बिजली नहीं रहेगी किसी अत्यावश्यक कार्य की वजह से, तो भाई हाथ पैर फूलने लगते हैं कि हाय आज बिजली नहीं रहेगी, ऊपर से गर्मी की तपन बढ़ती जा रही है, तब क्या करें। तब ये एहसास होता है कि जो छोटी-छोटी बातें होती हैं ना, हम इनको कितना दरकिनार कर देते हैं, है ना मनु दीदी? मतलब जब बिजली उपलब्ध है तब हम उसका अति अनावश्यक भी प्रयोग करते हैं। जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी जली जा रही है। बिल्कुल। लैपटॉप चल रहा है, चार्जर लगा हुआ है तो बस चले ही जा रहा है। या फिर किसी कमरे में हम नहीं बैठे हैं तो भी वहाँ का पंखा चल रहा है, या भरपूर सूरज है सर पे, भरपूर उजाला है तो भी कमरे में बत्ती जली जा रही है। बिल्कुल, और ये सारी चीज़ें तो हैं ही। और जैसे कि ऐसा भी है ना कि बड़े-बड़े घर हैं तो सबकी प्राइवेसी की अगर हम बात करें तो सब अपने-अपने प्राइवेट रूम में जाना पसंद करते हैं। तो सब अलग-अलग रूम में बैठते हैं, अलग-अलग रूम में एसी चलती है, टीवी चलता है। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, जो बोलना चाहिए ना कि संसाधनों का दुरुपयोग हम करते हैं। जी। इसके बदले ये कर सकते हैं कि गर्मियों की छुट्टियाँ भी हैं, गर्मी का समय भी है, तो सब एक साथ इकट्ठे क्यों नहीं बैठ सकते? एक साथ बैठकर टीवी देख सकते हैं, एक कमरे में रहकर आप आपस में बात कर सकते हैं। इस तरह से बातें भी होंगी, रिश्ता भी बना रहेगा। हाँ बिल्कुल, कम से कम अपने मोबाइल की स्क्रीन से हटके हम सामने तो देखेंगे कि अच्छा और बिजली की बचत भी होगी। हाँ, बिजली की बचत भी होगी। और क्या कर सकते हैं बताइए?
और भी चीज़ें हैं जैसे कि जो फ्रीज़र होता है फ्रिज में वो उसे खाली नहीं रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि बिजली की खपत बढ़ेगी। इसलिए जो फ्रीज़र का जो कंपार्टमेंट है उसको उसमें कुछ ना कुछ रखना चाहिए और भरा रहना चाहिए। उसी तरह से अगर हम घर के शीशों में या कहें खिड़कियों में अगर ब्लैक फ़िल्म लगा दें ना या कुछ ऐसे मोटे पर्दे लगा दें, काफ़ी मोटे पर्दे ऐसे लगा दें तो कमरे का जो तापमान है वो कंट्रोल में रहेगा। बिल्कुल ना। और साथ ही जैसे हमारी वॉशिंग मशीन है या हमारे घर का रेफ्रिजरेटर है, तो खरीदते समय इस बात का हमें ध्यान रखना है कि उसमें वो इन्वर्टर सपोर्टेड हो। तो जब इन्वर्टर सपोर्ट रहता है तो साधारणतः ये जो मशीनें हैं वो 40% तक कम पावर खींचती हैं, मतलब उतनी बचत होती है बिजली की। साथ ही जब आपको कपड़े धोने हों तब ये कोशिश रहे कि जब तक आपकी वॉशिंग मशीन पूरी तरह भर नहीं जाती उसे ना चलाएं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े, हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े एक साथ धोएं। तो इससे दो चीज़ें, एक तो बिजली की बचत तो होगी ही और साथ ही साथ पानी की भी बचत होगी। बिल्कुल, बिल्कुल सही। और इसी तरह जैसे गर्मी का समय है और एसी तो सब कोई चलाते ही हैं और एसी का जो तापमान टेम्परेचर 18-19 ऐसा रखते हैं। तो अगर इसे हम ऑटोमेटिक मोड में रखें तो क्या होगा, जो कमरा है वो तो ठंडा रहेगा ही और इससे क्या होगा क्योंकि पावरफुल मोड में रखने से एसी का जो है ना कंप्रेसर जो है वो लंबे समय तक चलता रहता है और इससे बिजली की जो खपत है ना वो बढ़ जाती है, यानी कि ज़्यादा बिजली लगती है। जी। तो इस तरह का भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसी तरह से ना एक BLDC सीलिंग फ़ैन का उपयोग करना चाहिए और ये जो है BLDC पंखे जो होते हैं ना ये आधी से ज़्यादा कम, मतलब कहना चाहिए बहुत ही कम जो है बिजली खपत करते हैं। क्योंकि जो साधारण पंखे होते हैं वो 90 वॉट बिजली का उपयोग करते हैं और जो सीलिंग फ़ैन की बात हम कर रहे हैं, BLDC जो सीलिंग फ़ैन आते हैं तो ये 25 वॉट क्षमता के होते हैं। तो इस तरह से हम बिजली बचा सकते हैं। हाय मन्नू दीदी, कितनी सारी चीज़ें हैं, हम बिजली की बचत करने के कई तरीके अपना सकते हैं। मुझे इस बारे में आपसे और भी कई चीज़ें पूछनी है, लेकिन फिलहाल एक गीत सुन लिया जाए। हाँ, क्यों नहीं। चेहरा ये बदल जाए
जो गुजर गई कल की बात थी हो, उम्र तो नहीं एक रात थी, रात का रात फिर मिले कहीं, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे तो नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। दिन ढले जहाँ रात पास हो, जिंदगी की ऊंची कर चलो, याद आए घर कभी जीव रात हो, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। तो मनु दीदी, बिजली की बचत की बात हो रही थी, तो हमारे जो साथी हैं, श्रोता हैं, उन्होंने भी कई सारे उपाय हमसे साझा किए हैं। बताओ। एक श्रोता, एक सखी हमारी कह रही हैं कि आज इतने संसाधन हो गए हैं गर्मी से निजात दिलाने के लिए, लेकिन हमें अपने वो बचपन के दिन याद आते हैं जब सुबह और शाम के समय में करीब 2 घंटे सारे घर के पंखों को बंद कर दिया जाता था और सभी लोग आंगन में या छत पर या बाहर अहाते में बैठते थे। टेबल लैंप जलाकर हमारी पढ़ाई भी खुले में ही होती थी, इसलिए कि बिजली के उपकरण सामानों को भी थोड़ा रेस्ट दिया जाए, और गर्मी से बचाव के हेतु तरह तरह के प्राकृतिक संसाधनों का उपाय किया जाता था। एक गाइडलाइन के तहत बिजली का बिल आया तो कोई बात नहीं, अगर उससे अधिक आया तो बिजली विभाग को बताना पड़ता था कि हमारे घर की बिजली खपत क्यों ज्यादा हुई। उस जमाने में टीवी, वॉशिंग मशीन, मिक्सी, इन्वर्टर नहीं थे, टीवी था। बिजली कि आयरन की जगह कोयले के चूल्हे पर लोहे से आयरन किया जाता था और सारे काम उसी ढंग से सुचारू रूप से होते थे। आज जितनी हाय तौबा रहती है उतनी उस समय हाय तौबा नहीं मची रहती थी। बात तो बहुत अच्छी कही है इन्होंने, और जैसा कि इन्होंने कहा भी कि भाई शाम का जो वक्त है मशीनों को भी आराम मिलना ही चाहिए। और एक श्रोता है, उन्होंने भी ऐसी बात कही है कि आज इन्होंने लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे टीवी है, सेटअप बॉक्स है, इंडक्शन है, एसी है, किसी भी प्रकार के चार्जर है इत्यादि को उपयोग के बाद स्टैंड बाय मोड पर ना छोड़ें, बल्कि उन्हें पावर स्विच से ही बंद करें। कई जगह हमने देखा है कि टीवी और सेटअप बॉक्स को रिमोट कंट्रोल से बंद करके छोड़ दिया जाता है, जो कि उपकरण की अंदरूनी जो शक्ति है उसको कम करता है, साथ में बिजली भी खर्च करता रहता है। आजकल हर जगह डिजिटल मीटर लगे होने के कारण छोटे से छोटे उपकरण पर भी बिजली की खपत फीड होती है। तो ये बहुत ज़रूरी बात इन्होंने कही कमो।
और बिल्कुल सही है कि हम बिजली तो टीवी तो ऐसे स्विच ऑफ कर देते हैं रिमोट से, लेकिन जो मेन स्विच होता है वहां से नहीं वहां बंद से करते। बंद नहीं करते, और हमको लगता है कि नहीं बंद तो है, लेकिन ये है कि इसमें भी बिजली जाती है। बिल्कुल जाती है, और यही बात मोबाइल चार्जर या लैपटॉप चार्जर पर भी लागू होती है। अक्सर हम मोबाइल चार्ज करते हैं या लैपटॉप चार्ज करते हैं तो काम के दौरान मोबाइल तो हटा लेते हैं चार्जर से या लैपटॉप हटा लेते हैं चार्जर से, लेकिन चार्जर का जो मेन स्विच होता है वो उसे बंद बंद करना नहीं भूल करते। जाते हैं। भाई मीटर तो चल रहा है और आपकी बिजली की खपत भी नोट की जा रही है। बिल्कुल। ऐसे ही इलेक्ट्रिक केटल या पानी गर्म करने की जो मशीन होती है, जब हम उसका उपयोग करते हैं तो उसकी नियमित रूप से सफाई करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ना मन्नू दीदी, कई उसमें जो नमक होता है ना वो उसके तले में जम जाने से बिजली अधिक खर्च होती है। यानी कई बार पानी गर्म करते रहने से नमक हो जाता है बिल्कुल, नीचे, और तो वो केटल गर्म होने में ज़्यादा अधिक समय लेती है। तो ये भाई छोटी छोटी बातें हैं जो हम याद रखेंगे तो बिजली बचा सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक आयरन ऑटोमेटिक बंद वाला ही खरीदा जाए। साथ ही गीले कपड़ों पर प्रेस ना करें, मतलब जब हम कपड़ों को इस्त्री कर रहे हैं तो इन खास बातों का ध्यान रखें, और कपड़ों को प्रेस करते समय ज़्यादा पानी ना छिड़कें। कपड़े गीले होंगे तो ज़्यादा समय लगेगा उन्हें प्रेस करने में। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी तरह से ये भी है कि सौर ऊर्जा का प्रयोग करें। एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि यदि घर की छत पर धूप पर्याप्त मात्रा में आती है तो सोलर पैनल लगवाना अच्छा विकल्प हो सकता है। इससे बहुत बिजली बचती है और पर्यावरण भी स्वच्छ रहता है। आजकल इस पैनल को लगवाने पर सब्सिडी भी दी जाती है। इससे एसी, वाटर हीटर भी आसानी से चलाए जा सकते हैं। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा 5 स्टार रेटिंग वाले उपकरण खरीदें, इसमें बिजली की खपत कम होती है। आजकल सौर ऊर्जा से संचालित बहुत से उपकरण बाजार में उपलब्ध हैं, तो उनके प्रयोग से भी बिजली की बचत की जा सकती है। तो इन्होंने इतनी अच्छी बात कही कि वाकई पहले होता भी था कि जो सोलर कुकर आता था, पूरा एक सेट आता था जिसके अंदर हम दाल, चावल, सब्जियां सब बना सकते थे। बिल्कुल, खाना बनाने में भी सौर ऊर्जा का उपयोग होता है। साथ ही सौर ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा जिसे हम कह सकते हैं कि जब तक सूरज चमक रहा है हमारी जो सोलर जो प्लेट लगी होती हैं वो चार्ज होती रहती हैं, उनके द्वारा जो ये लगा रहता है सोलर पिन, सोलर पिन लगा रहता है, वो चार्ज होता रहता है। और इस ऊर्जा से रात और दिन मतलब कई घंटों तक लगातार हमारे घर की जो हमारी आवश्यकता है बिजली की या पंखों की, उसे पूरी की जा सकती है। और भी है कम्मों की सौर ऊर्जा से ना कृषि जो पंप होते हैं उसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे सिंचाई वगैरह के लिए जो चाहिए होता है पानी, जी, मोटर जो चलती हैं, हाँ, जो मोटर चलता है वो भी हम चला सकते हैं। तो भाई ऐसा भी है कि जैसे कहीं गांव में अगर नहीं है, बिजली नहीं पहुंच पा रही है, तो इस ऊर्जा का उपयोग करके हम पानी उपलब्ध करा सकते हैं। बिल्कुल, तो ऐसे में किसी महंगे स्रोत पर, ऊर्जा के महंगे स्रोत पर निर्भर भी नहीं रहना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, इस बारे में ये एक नई चीज मैंने पढ़ी थी मनो दीदी की, जो घर बनाते समय इंसुलेशन बनाना कई घरों में अब बनने भी लगा है, ज़रूरी है। मतलब जब भी घर बनवाएं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि घर थर्मल इंसुलेटेड हो। अच्छा। यानी वो प्रक्रिया जहाँ कमरे के तापमान को गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रखा जा सकता है। तो जो कमरे का तापमान है एक तरह से अलग अलग मौसम में स्थिर रहेगा। तो इस तरह काफी हद तक हम ऊर्जा की बचत कर लेंगे। क्या बात है कम्मो, तुमने तो बहुत अच्छी बात बता दी। तुम ही प्रश्न कर रही थी कि कैसे करें और तुमने ही इतना अच्छा जवाब दे दिया। अब थोड़ा थोड़ा पढ़ाई तो हमें भी करनी पड़ती है ना मनो दीदी। चलो बहुत अच्छी जानकारी दी तुमने कम्मो, और हमारे श्रोताओं ने भी बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। कहा भी है कि भाई बिजली कैसे बचाएं। तो इसमें एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि बचत फिर चाहे वो बिजली की हो या फिर अन्य संसाधनों की, सांप्रदायिक परिवेश में बहुत ही आवश्यक है। अक्सर लोग बचत को संग्रह से जोड़ते हैं जो आजकल के परिवेश में उचित नहीं। तो इस तरह की बातें इन्होंने लिखी है, लेकिन ये कहा है कि वो बचत जो समाज के कल्याण हेतु हो, बढ़ती हुई आबादी के हित में हो, उसके अपरिग्रह की श्रेणी में ही समझना चाहिए। बिजली की बचत इसी परिप्रेक्ष्य में अपेक्षित है। बिल्कुल, बिजली की बचत एक सभ्य सुसंस्कृत समाज और देश के नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सभी सरकारी नियमों का पालन करते हुए उसे अपनाएं और बिजली की अधिक खपत
हमारे पर्यावरण को असंतुलित करती है, ऐसा हमारी एक सखी कह रही हैं। तो भाई इन छोटी-छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो बिजली बिल तो कम आएगा ही और हम समाज में कल्याण भी कर सकेंगे एक तरह का ना, कि जैसा इन्होंने बोला कि बिजली बचाकर अपने भविष्य में भविष्य की पीढ़ी को हम कहना चाहिए कि एक तरह से जो ऊर्जा का स्रोत है उसे हम अपने लिए पूरा का पूरा उपयोग न करते हुए उसे कहीं ना किसी रूप में हमें बचाना है, अपनी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए। तो चलो एक गीत सुन लिया जाए। हाँ हाँ बिल्कुल। तुम्हारे बीच में अब तो ना पर्वत ना सागर, इस दिन रहे ख्यालों में तुम अब हो जाओ जागर। अब आन मिलो सजना, अब आन मिलो सजना, सजना मेरे तुम्हारे बीच में अब तो ना पर्वत ना सागर, इस दिन रहे ख्यालों में तुम अब हो जाओ जागर। अब आन मिलो सजना, अब आन मिलो सजना, सजना आया मदमाता सावन, फिर रिमझिम की रुत आई, फिर मन में बजी शहनाई, फिर प्रीत ने ली अंगड़ाई। आया मदमाता सावन, फिर रिमझिम की रुत आई, फिर मन में बजी शहनाई, फिर प्रीत ने ली अंगड़ाई। मेरे तुम्हारे बीच में अब तो ना पर्वत ना सागर, इस दिन रहे ख्यालों में तुम अब हो जाओ जागर। अब आन मिलो सजना, अब आन मिलो सजना, सजना सच धज के खड़ी मैं कब से, डोली लेकर आ जाओ, उस पार जहाँ मेरा घर है, उस पार मुझे ले जाओ। सच धज के खड़ी मैं कब से, डोली लेकर आ जाओ, उस पार जहाँ मेरा घर है, उस पार मुझे ले जाओ। मेरे तुम्हारे बीच में अब तो ना पर्वत ना सागर, इस दिन रहे ख्यालों में तुम अब हो जाओ जागर। अब आन मिलो सजना, अब आन मिलो। मन्नू भाभी, एक श्रोता हमारे कह रहे हैं कि भाई बिजली की बचत में मेरी वाइफ हमारे घर में सबसे आगे हैं। अच्छा, पूछिए कैसे? कैसे? जब मैं रूम से रेडी होकर निकलता हूँ तो पहला प्रश्न मुझसे यही करती हैं कि लाइट पंखा बंद किया। क्या बात है। तो भाई ये प्रश्न तो हमें अपने आप से करना भी जरूरी है कि जब भी हम घर से निकलें या अपने मतलब गंतव्य से हटें, जब भी कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं तो अपने आप से ये प्रश्न जरूर करें कि घर के जो बिजली के उपकरण हैं क्या वो हमने बंद किए, पूरी तरह से बंद किए, और घर से निकलते समय जो मेन मीटर का जो स्विच होता है वो हमने बंद किया या नहीं। खासकर जब हम ज्यादा दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं ना, तो भाई ये तो है ही। और जैसे कि कम्मो हम पर्यटन में ओली ठंडे, हाँ भाई ज्यादा कहीं दूर जाएंगे तो ज्यादा दिनों के लिए ही बाहर जाएंगे ना कम्मो दीदी, मन्नो दीदी।
कोई बात नहीं कम्मो। और होता है ऐसा, चलो तो फिर बता दें कि भारत के उत्तराखंड राज्य में चमोली जिले में बेहद ही खूबसूरत जगह है औली ना, जिसे भारत का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। तो भाई अगर स्विट्जरलैंड नहीं जा पाए तो मिनी स्विट्जरलैंड घूम सकते हैं। औली भारत के पसंदीदा हिमालयी स्थलों में से एक है। ये जगह हर समय एक अलग रंग में खूबसूरती बिखेरता नजर आता है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 3000 मीटर है और यहाँ से कई पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देती हैं। इसके अलावा यहाँ जो है कई प्रकार के एडवेंचर्स गतिविधियां भी होती रहती हैं, यानी साहसी क्रियाकलाप। भाई औली को भारत के सबसे अच्छे स्कीइंग स्थलों में से एक माना जाता है, जहां एक और सर्दियों में ये पूरी तरह बर्फ से ढक जाता है, तो वहीं गर्मी में यहाँ की बर्फ से घिरी चोटियां इस जगह की जो खूबसूरती है उसे और बढ़ाती हैं। प्राकृतिक और हिमालय की चोटियों का खूबसूरत नज़ारा, हरे भरे जंगल औली को एक रंगीन रूप देते हैं। और ये जगह कई तरह के बर्फ की चोटियों और पहाड़ों जैसे नंदा देवी चोटी है या कॉमेट पर्वत है, चौखंबा चोटी है, त्रिशूल चोटी है, हाथी पर्वत और इसी तरह की कई जो जगह है वो देखने लायक है यहाँ पे मन्नू दीदी। और ये सारी जगहें ट्रिप को और यादगार बना देती हैं। तो मुझे एक बात बताइए, प्रश्न पूछ रही हूँ फिर से पूछो। आप मुझे कब ले चल रही हैं औली घुमाने? कम्मो क्या है ना कि अभी गर्मी की छुट्टियां होने ही वाली हैं, तो बस चलेंगे फिर। चलिए ठीक है। तो एक श्रोता ने लिखा भी है कम्मो की औली उत्तराखंड में हिमालयी पहाड़ों में चमोली ज़िले में है और जिसे गढ़वाली में औली बुग्याल के नाम से भी जाना जाता है। इसका अर्थ होता है घास का मैदान। घाटी में दुनिया में कहीं भी पाए जाने वाले फूलों की प्रजातियों की सबसे बड़ी संख्या है यहाँ पे। औली हिमालय पर्वत श्रृंखला का एक लोकप्रिय हिल स्टेशन है जो 8वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का है। औली सबसे अच्छे उत्तराखंड के पर्यटन स्थल में से एक है। और ये भी कह रही हैं कि गढ़वाल हिमालय की पहाड़ियों में कई ट्रैक के लिए जा सकते हैं। बर्फ से ढके पहाड़ों के मंत्र मुग्ध कर देने वाले दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। बिल्कुल। और यहाँ की सबसे खास बात, औली में दुनिया की सबसे ऊंची आर्टिफिशियल झील है। ये झील पहाड़ के ढलानों के बीच स्थित है। आसपास के रंग बिरंगे फूल इस झील की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। और गर्मियों में ये झील हमेशा आकर्षण का केंद्र रहती है। वैसे इस झील को इसलिए बनाया गया कि कम बर्फबारी के दौरान स्कीइंग खेल और जो सर्दियों के खेल होते हैं ना, उसमें उसके लिए कृत्रिम बर्फ का उत्पादन किया जा सके। अच्छा। और बर्फ बनाने के लिए यहाँ पर मशीनें भी लगाई गई हैं। क्या बात है ना, ताकि हर समय बर्फ मिल सके जी। तो ये सारी चीजें हैं। और औली रोपवे यहाँ के जो है प्रमुख आकर्षणों में से एक है जो पहाड़ों का शानदार दृश्य दिखाता है। ये एशिया में गुलमर्ग, गंडोला राइड और गंगटोक के केबल कार के बाद दूसरा सबसे ऊंचा और सबसे लंबा रोपवे है जो करीबन 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और ये रोपवे जोशीमठ और औली दोनों को से जुड़ा हुआ है। और जब इसके बीच रोपवे में चलते हैं तो जो वहाँ के जो प्राकृतिक सौंदर्य है, वहाँ की जो खूबसूरती है, उसे भी आप देखते चलते हैं। भाई मन्नू दीदी, आप जब ये बता रही हैं ना, तो गर्मी, इस तपतपाती गर्मी में ये सुन के ही दिल को इतना सुकून मिल रहा है। बस मन कर रहा है कि बस निकल लें बैग पैक करके। हाँ, तुमने प्रश्न तो किया ही है, तो भाई तैयारी तो करनी पड़ेगी चलने की। फिलहाल चलेंगे। हाँ, फिलहाल चलेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक लेते हैं।
भी विस्तृत होने जा रही है रेडियो की दुनिया। अब और भी करीब आ रहे हैं हम आप सबके। आकाशवाणी फैला रहा है अपने पंख। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देने जा रहे हैं देश के अनगिनत रेडियो प्रेमियों को एक यादगार उपहार। देश के अनेक राज्यों में 28 अप्रैल को होने जा रहा है 91 FM ट्रांसमीटर्स का एक साथ शुभारंभ। AIR के कार्यक्रमों की फुहार में भीगने को हो जाइए तैयार। देश के कोने कोने में हम आ रहे हैं आपके और भी पास। 28 अप्रैल को बनिए साक्षी इस यादगार पल के माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ। हाँ तो कमो, बातें तो बहुत सारी हो गई, पहले गीत सुन ले क्या? बिल्कुल सुन लेते हैं। पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है। पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है। सुरमई उजाला है, चंपई अंधेरा है। सुरमई उजाला है। दोनों वक्त मिलते हैं, दो दिलों की सूरत से। दोनों वक्त मिलते हैं, दो दिलों की सूरत से। आसमाने खुश होकर रंगता बिखेरा है। आसमाने खुश होकर। ठहरे ठहरे पानी में गीत सरसराते हैं। ठहरे ठहरे पानी में गीत सरसराते हैं। भीगे भीगे झोंकों में खुशबुओं का डेरा है। भीगे भीगे झोंकों में खुशबुओं का डेरा है। पर्वतों के पेड़ों पर क्यों न जज्ब हो जाए इस हंसी नजारे में। क्यों न जज्ब हो जाए इस हंसी नजारे में। रोशनी का झुरमुट है, मस्तियों का घेरा है। रोशनी का झुरमुट है, मस्तियों का घेरा है। पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है। पर्वतों के पेड़ों पर तो पर्वत, कुछ पठार, हाँ खुली मैं ये खुली बोलने जा रही थी ना मनु हाँ, दीदी कि कुछ ऐसे ही तस्वीर वहां दिखती होगी ना औली में। जब घूमते घूमते दूर नजर पड़ती होगी घाटियों की तरफ तो बिल्कुल। आती हुई पेड़ों की झुरमुट से छनती हुई जब धूप पड़ती होगी, आह क्या सुंदर दृश्य होगा। बिल्कुल। वैसे सोलधार तपोवन की ओर चलें जो औली का प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहाँ पर चलने वाले गर्म पानी के फव्वारे जो हैं देखने लायक होते हैं, लेकिन यहाँ जाने के लिए काफी सावधानी बरतने की जरूरत होती है। हाँ वो है। और ऐसे ही है नंद प्रयाग जो पवित्र नदियों
नंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है। नंदप्रयाग, बद्रीनाथ और केदारनाथ के तीर्थ स्थलों की शुरुआत यहीं से होती है, कहा जाता है। और उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा और नंदाकिनी संगम पर लोग डुबकी लगाते हैं और आसपास के जो मनोरम दृश्य होते हैं, जो बर्फ से ढके हैं पहाड़ों हैं, उनका नज़ारा भी लेते हैं, देखते हैं। और त्रिशूल पीक अगर देखें तो समुद्र तल से 7,120 मीटर ऊंचा ये जो पीक है 3 हिमालय पर्वत चोटियों को मिलाकर बना है, जो पश्चिमी कुमाऊं की खूबसूरती का एक प्रमुख कारण है। यहाँ जीप सफारी का आनंद हिमालय की अद्भुत खूबसूरती को देखने के लिए लिया जा सकता है। और यहाँ जाते समय रेनकोट और गर्म कपड़े ज़रूर रख लें। हाँ, तो कम्मो एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि ये जैसे ठंडी जगह है बताई जा रही है, और यहाँ का जो तापमान होता है वो गर्मियों में भी बहुत कम रहता है। तो अगर खासकर बूढ़े बुजुर्ग अगर आपके साथ जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, तो उनके लिए गर्म कपड़े अपने साथ ज़रूर रखें। और जो दवाइयाँ होती हैं, जो बच्चों की या बूढ़ों की या खुद की जो दवाइयाँ हैं, मेडिसिन हैं, वो भी आप अपने साथ ज़रूर रखें। बिल्कुल भाई, ये बात तो कभी भी कहीं भी आप बाहर जाएं तो ये बात हर बार लागू होती है। और वैसे गुरसो बुग्याल हिल स्टेशन जो है, ओक के पेड़ों और शंकुधारी वन से घिरा गुरसो बुग्याल हरे भरे घास का एक बड़ा सा भूभाग है। मीठे पानी के लिए प्रसिद्ध छतरकुंड से ट्रैक करके यहाँ पहुंचा जा सकता है, और ट्रैकिंग के लिए ये एक आदर्श पर्यटन स्थल है। उसी तरह औली के ठीक सामने एक पहाड़ दिखाई देता है, जो बर्फ से ढकने के बाद लेटी हुई युवती का आकार लेता है, और इस खूबसूरत दृश्य को स्लीपिंग ब्यूटी के नाम से भी जाना जाता है। वैसे मन्नू भाभी, औली हर मौसम में जाया जा सकता है, लेकिन गर्मी के मौसम में यहाँ जाना सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि यहाँ का तापमान न्यूनतम 4 से 7 डिग्री तक चला जाता है। तो अगर यहाँ पहुँचना है तो आप पहुँच सकते हैं हवाई यात्रा से भी या सड़क मार्ग से भी। अगर हवाई यात्रा से आ रहे हैं तो सबसे करीबी एयरपोर्ट देहरादून है, और अगर ट्रेन से आ रहे हैं तो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है हरिद्वार। और हरिद्वार से औली तक की जो दूरी है लगभग 288 किलोमीटर है। तो ये जो यात्रा है, आप या तो किराए की आप टैक्सी ले सकते हैं या बस से जा सकते हैं। और एक ऐसी जगह है जहाँ प्रकृति को, अपने सौंदर्य को खुलकर बिखेरा कहना चाहिए होता है। यहाँ कपास जैसी मुलायम बर्फ देखकर मन जो है ना वो प्रसन्न हो जाता है। और अगर ये कहें कि शहर की भागती दौड़ती ज़िंदगी से अगर आप दूर होकर किसी खूबसूरत जगह पे जहाँ सुकून हो, आनंद हो, लेना चाहते हैं तो औली ज़रूर जाइए। तो मन्नू दीदी कब चलें? इस गीत के बाद चलें?
ये पल पल उजाले, ये पल पल अंधेरे, ये पल पल उजाले, ये पल पल अंधेरे। बहुत ठंडे ठंडे है राहों के साए, बहुत ठंडे ठंडे है राहों के साए। ये दिल और उनकी निगाहों के साए मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए, मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए। ला 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 ला। तो भाई बहुत सारी जगह हम घूम लिए, नहीं ओली अच्छी जगह हम घूम कर आ गए, लेकिन बात वही रिश्तों की ना। बहुत से श्रोताओं ने, बहुत से जो मित्र सखा हैं, उन्होंने भी अपनी बातें लिखी हैं कि ननंद भाभी के रिश्ते में अगर आपस में दोनों का मित्रता का रिश्ता बन जाए तो ननंद भाभी आपस में सबसे अच्छा रिश्ता बन जाता है। जहाँ ननंद भाभी के रिश्ते में कभी कुछ खटास भी आ जाती है, लेकिन अगर मित्रता का रिश्ता है तो रिश्ता ताउम्र एक जैसा चलता रहता है। वैसे किसी भी रिश्ते का आधार मन्नू दीदी प्रेम, विश्वास और सहयोग होना चाहिए। तो ननद और भाभी का रिश्ता मधुरता और बराबरी का होता है। वैसे तो आमतौर पर ननद और भाभी का रिश्ता काफी क्लोज होता है। जहाँ ससुराल आने के बाद ननद भाभी की सहेली बन जाती है, वहीं ननद भी अपनी हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स भाभी से शेयर करती हैं। और बड़ा नाजुक सा रिश्ता होता है मनु दीदी ननद और भाभी का। बिल्कुल, मतलब थोड़ी सी जो ठेस लगी नहीं कि बात बिगड़ते देर नहीं लगती। वो तो है ही। और एक श्रोता ने ऐसी ही बात लिखी है कि रिश्ता ननंद भाभी का अनूठा रिश्ता होता है। ननंद भाभी का जो दोस्ती के रिश्ते के लिए भी जाना जाता है और भाभी और ननंद में खूब बनती भी है, लेकिन कहीं कहीं ये रिश्ता प्रतिद्वंदिता वाला भी होता है। ननंद समझती है भाभी के आते ही उसके सारे हक छीन लिए गए हैं, उसकी कोई अहमियत ही नहीं रही। आपसी सामंजस्य ये रिश्ते मधुर बनाए जा सकते हैं। तो भाई बात तो सही है, क्योंकि होता भी ये है ना, जो ननंद अपने घर में भाई की प्रिय होती है ना, माँ की प्रिय होती है, तो ये कहना चाहिए कि एक भाभी के आ जाने से उसकी जो हम उम्र जैसी कोई लड़की आ जाती है, जो उनके भाई के करीब हो जाती है, उसकी माँ के करीब होने लगती है, तो कहीं ना कहीं ये जो बातें हैं दिमाग में आने लगती है जो ननंद होती है उसके। लेकिन ये कहना गलत है कि भाई कोई भी हो, चाहे वो ननंद हो, भाभी हो, भाई से जो रिश्ता है दोनों के लिए इम्पोर्टेंस या महत्व रखता है। कहना चाहिए कि दोनों का अलग अलग महत्व है। बिल्कुल ना भाई मनु दीदी, हम तो ये कहेंगे कि इस रिश्ते को अगर प्रतिद्वंदी के रूप में न देखकर ननद हो या भाभी हो, अगर अपनी ननद को और या भाभी को ऐसे देखें कि एक सखी मिली है, एक नई सखी मिली है, जिससे वो अपने दिल मन की बात बांट सकती है, अपने दुख सुख बांट सकती है, तो मन में जो वो प्रतिद्वंदिता की भावना है ना, वो पनपने ही नहीं पाएगी। बिल्कुल। और सबसे अच्छा क्या हो सकता है उसके लिए कि जैसे ही नई भाभी घर में आए तो हम उससे दोस्ती कर लें ना, अपनी सारी बातें शेयर करें, उनकी पसंद नापसंद, क्योंकि जब बहू आती है घर में तब तो वो नई होती है ना, आप एक ननंद ही है जो उस घर से जोड़ सकती है। बिल्कुल, जो हम उम्र होती है, तो जो नई भाभी होती है ना, उन्हें भी कहीं ना कहीं यही लगता है कि हाँ, इनसे हम अपने मन की बात कह सकते हैं, क्योंकि उम्र में भी साथ के रहते हैं ना, तो ये सारी चीजें हैं। और दूसरी चीज ये भी है ना कि जब ननंद जो होती है वो अगर अपनी बाहर जो अपने कॉलेज जो फ्रेंड्स हैं या जो वो जा रही है, जो बातें वो अपनी माँ से शेयर नहीं कर सकती, अपने भाई से शेयर नहीं कर सकती, वो अपनी भाभी से कर सकती है। तो इसके लिए जरूरी क्या है? विश्वास की भावना को पनपने देना और उसे फलित करना। और वैसे ननद और भाभी का रिश्ता बहुत ही करीबी रिश्ता है, ऐसा हमारी एक सखी कह रही हैं। पति की बहन जो सम्मान और स्नेह की हकदार होती है, समय समय पर याद किया जाना चाहिए। वहीं भाभी भाई के बराबर ही सम्मान की हकदार होती है, जो हमेशा एक ननद से उसे मिलते रहना चाहिए। तो भाई से ज़्यादा भाभी जो हैं वो ननद के करीब हो जाती हैं। छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करते हुए इस रिश्ते को निभाना चाहिए। वैसे मेरी कोई ननद नहीं है, इस बात का मुझे दुख है, पर मैं ज़रूर ननद हूँ।
तो भाई ये ननंद है तो ये समझ सकती हैं कि एक जो ननंद भाभी का रिश्ता क्या कितना ज़रूरी होता है और कितना अच्छा होता है ना। एक ये खट्टा मीठा रिश्ता होता हाँ। है ये। रिश्तों में वैसे कहते हैं ना मन्नू दीदी कि हर तरह के स्वाद रहने चाहिए। भाई मीठा ही मीठा होगा तो भी आनंद नहीं आएगा और खटास खटास ही होगी तो भी आनंद नहीं आएगा। तो ये जो खट्टा मीठा रिश्ता है ननंद भाभी के रिश्ते में, इसको बखूबी अगर संभाला जाए तो एक सामंजस्य बिठाकर अगर चला जाए तो बेहद ही बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है ये। वाकई। तो एक गीत सुन ली पहले। हाँ, सुनते हैं। होके मुस्कुराए तुम मेरी जिंदगी में कुछ इस तरह से आए भूला सा ख्वाब जैसे सच होके मुस्कुराए। की कभी मंजिल न आने पाए तुम मेरी जिंदगी में कुछ इस तरह से आए भूला सा ख्वाब जैसे सच होके मुस्कुराए। वैसे इस ननद भाभी के रिश्ते पर हमारे एक श्रोता कह भी रहे हैं कि ननद भाभी के रिश्ते में अगर आपस में दोनों का मित्रता का रिश्ता बन जाए तो ननद भाभी आपस में सबसे अच्छा रिश्ता बन जाता है। जहाँ ननद भाभी के रिश्ते में कभी कुछ खटास आ भी जाती है, लेकिन अगर मित्रता का रिश्ता है तो ये रिश्ता तमाम उम्र एक जैसा चलता रहता है। और एक श्रोता ने ये भी लिखा है कि ये रिश्ता बेहद अनमोल होता है। वे एक दूसरे के सिर्फ रिश्तेदार नहीं बल्कि सहेली भी होती हैं। वैसे तो समाज में हमारे हिंदी टीवी सीरियल्स में ननद की छवि बेहद बुरी बनी हुई है। वो सिर्फ भाभी से जलती हुई, उसे परेशान करती हुई नजर आती है। मगर आज के समय में ननद और भाभी का रिश्ता काफी बदल चुका है। अब वे एक दूसरे से जलती नहीं बल्कि सहेलियां बनकर एक दूसरे की हर संभव मदद करती हैं। बिल्कुल। तो ये है चीजें कि और भाई ये जो मिठास है, ये खट्टी मीठी जो मिठास है, यही इस रिश्ते की खूबसूरती है। वैसे मन्नू दीदी, उन दिनों को याद करिए, उन दिनों को क्या याद करिए, अभी भी तो जब गर्मी की छुट्टियां होती हैं तब आपस में बैठकर जब कई सारी कहते हैं ना चीजें हम लोग करते हैं, जैसे पापड़ बनाना है या अचार बनाना है या कढ़ाई बुनाई करनी है, कितना मजा आता है। वो तो है ही। और पहले ये भी हुआ करता था ना कमो कि जब हम छोटे थे तब की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता था जब माँ या जो ताई होती थी घर की अचार या पापड़ सुखाने के लिए हमको भेजा करती थी ऊपर। हाँ, तो हम सुखाते कहाँ थे, हम तो उसमें से आधा खा जाते थे, कुछ तो चट करते ही थे। तो ये भी है। तो बहुत सारी हमारे श्रोताओं ने भी गर्मियों की छुट्टियों के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी हैं। बिल्कुल, गर्मी की छुट्टियां शायद सबके बचपन
बचपन का वो सुनहरा दौर होता है जिसका हर बच्चे को इंतज़ार रहता है, और वो समय जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। छुट्टियों में कुछ दिन हमारा नानी के घर जाना, मम्मी पापा के साथ घूमने जाना, और नहीं तो सारे दिन कुछ न कुछ खेलना, व्यापार है, गुट्टे खेलना और क्रोशिए से थालपोच बनाना, कढ़ाई करना, पढ़ पढ़ कर नई रेसिपी बनाना सीखना, कहानी की किताबें, उपन्यास पढ़ना, फिल्म देखने जाना, और तो और सारे दिन रेडियो सुनते ही शाम हो जाती थी, और शाम होते ही रोड पर साइकिल चलाना। जबकि हमारे बचपन में कोई टीवी, मोबाइल नहीं था, फिर भी 2 महीने की छुट्टियां कैसे बीत जाती पता नहीं चलता था। खूबसूरत यादें हैं गर्मी की छुट्टियों की, जिन्हें हम शायद पूरी उम्र नहीं भूल पाएंगे। वो तो है ही, कम संसाधन में कैसी खुशी और सुकून मिलता था, ये पुराने ज़माने की बात है। और एक श्रोता है, उन्होंने ये लिखा है कि आज हम तो गर्मी की छुट्टियों की बात करेंगे, क्योंकि बचपन में इन छुट्टियों का उन दिनों बहुत महत्व होता था। पूरे साल भर में वही दिन हमारे लिए खुशियों भरे होते थे, एक तरह से मौज मस्ती के दिन होते थे। पेड़ों पर खेलना अच्छा लगता था, ताश खेला जाता था, रेडियो पर गीत सुनना तो बहुत अच्छा लगता था, और नींद तो उन दिनों में बहुत अच्छी आया करती थी। बहुत सारे खेल हम उन दिनों खेला करते थे, वो दिन हमेशा याद आते हैं, पर वो दिन अब हमारे लिए नहीं आएंगे। उन दिनों की याद हमें हमेशा आती रहेगी। भाई हमें तो ये याद आता है मन्नू दीदी कि जैसे ही गर्मी की छुट्टियां होती थी, हम दौड़ पड़ते थे उस ओर जो रद्दी वाले रहते हैं ना, उनके पास जो पुरानी कॉमिक्स मिला करती थी। क्योंकि हमें ज़्यादा जेब खर्च तो मिलता नहीं था, तो उसी में हमें चलाना होता था। तो वो जो पुरानी कॉमिक्स होती थी, हम उन्हें आधे से भी कम दामों में ख़रीद लाते थे, और लाने के बाद बस एक ही दिन में सारी कॉमिक्स बैठ के चट कर जाते थे, यानी पढ़ डालते थे। क्या बात है। और ऐसी एक जो श्रोता है, हमारी सखियां हैं, उन्होंने लिखा है कि मैं मेरी परनानी के घर में रहते थे, यानी मेरे माता जी की नानी, वहाँ और भी परिवार के सदस्य, हम सभी बच्चों की संख्या 20, मतलब लगभग 20 लोग हो जाया करते थे। आप परिवार कितना आसपास समझ गए होंगे। सभी मस्ती करते थे, पिताजी शाम आम लाते थे, हाथों में आम का रस बनता था, सभी साथ में खेलते। ऐसी अनेक याद है। आज सभी 15 किलोमीटर दूर रहते हैं, प्रोग्राम शादी में मिलना होता है। अभी 15 दिन पहले हम मिले। मैंने बताया अपने बचपन की बातें विविध भारती परिवार में लिखता हूँ, और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसा बचपन हमने खेला। मतलब सोचिए 20-25 लोगों का अगर कहना चाहिए बच्चे हो एक साथ, तो मौज मस्ती तो होगी ही होगी। बिल्कुल। और जब मौज मस्ती की बात चल रही है, तो एक सखी हैं हमारी कह रही हैं कि गर्मी की छुट्टियां हर किसी को यूं पसंद नहीं होती, यूं ही नहीं पसंद होती। इसके पीछे कारण ये है कि इसमें हमें हर किसी के पास जाने का मौका मिलता है और अपनी मनपसंद चीज़ें करने का मौका मिलता है। हालांकि पिछले 2 सालों से कोरोना वायरस के चलते गर्मी की छुट्टियों का मज़ा जो है फीका हो गया, लेकिन इसके बावजूद हमने अपनी गर्मियों की छुट्टियों में बहुत कुछ सीखा। याद रहे, गर्मी की छुट्टियों का मतलब बस घूमना फिरना और खाना नहीं होता, बल्कि इन छुट्टियों में हमें खुद में सुधार लाना चाहिए, साथ ही अपने रुचिकर कार्यों में निपुण होना चाहिए। यानी जो अगर कोई हम कुछ चीज़ सीखना चाहते हैं, अपनी हॉबी में कुछ करना चाहते हैं, तो उसमें आगे कुछ न कुछ बढ़ के किया जा सकता है। बिल्कुल। और ऐसे ही एक हमारे श्रोता हैं, उन्होंने लिखा है कि जब भी छुट्टियों की समय आती है तो सभी बच्चों के चेहरे पर एक अलग मुस्कान तैरने लगती है। ग्रीष्म ऋतु काल का सबसे गर्म मौसम है। हालांकि लंबी छुट्टी के कारण बच्चे इसका बहुत आनंद लेते हैं। यह उनके लिए बहुत ही रोचक और मनोरंजक मौसम है, क्योंकि उन्हें तैराकी, पहाड़ी क्षेत्रों का आनंद लेने, आइसक्रीम और उनके पसंदीदा फल खाने का मौका मिलता है। वे ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के दौरान लंबे समय तक स्कूल बंद होने का भी आनंद लेते हैं। और गर्मी के समय बच्चों के लिए महत्वपूर्ण समय होता है, काफ़ी खुशी और मनोरंजन होता है। और कहना चाहिए कि वो छुट्टियों के माध्यम से अपने जो आसपास दोस्त होते हैं, पड़ोसी होते हैं, उनके साथ वो आनंद ले सकते हैं। और भी चीज़ें हैं, पहले बहुत से संसाधन नहीं हुआ करते थे ना कम्मो, तो उस बीच ऐसे जैसे गर्मी पड़ती थी उस समय, तो कूलर और एसी था नहीं, तो क्या होता था, चद्दर जो होते थे ना, मोटे मोटे चद्दर, उसको पानी में भिगो कर निचोड़ कर उसको पंखे के नीचे लेकर लेट जाते थे। तो जो एसी और कूलर काम करता था ना, वैसी हवा आती थी। एसी और कूलर भी फेल, मैं तो कहूँगी मन्नू दीदी। और सही बात है, ये तो हम भी किया करते थे। किया क्यों करते थे, अब भी किया करते हैं कभी कभी। वैसे इन दिनों में सबसे पसंदीदा चीज़ होती थी गर्मी के दिनों में तैराकी सीखना। अगर नहीं आती है तो, और आती है तो भाई
तैराकी का मजा लेना। हाँ, तो उस समय तो ऐसा तो होता नहीं था कि कोई क्लास स्विमिंग पूल हो, तो ऐसा करते थे कि जाके नदी है, कुआं है, अगर गहरा नहीं है तो तालाब है, वहां जाके तैराकी सीखा करते थे। और भाई रात शाम ढले, खाना पीना हो जाए, उसके बाद जब सब लोग इकट्ठा बैठते थे तो रात में कई कहानियों का दौर चलता था। हाँ, वो और तो है। उसमें जो खासकर जो डरावनी कहानियां होती थी जो वो घर सुनने के में जो सब आपस छोटे बच्चे, जैसे इन्होंने एक श्रोता ने बताया ना कि बच्चे बैठ जाया करते थे, तो जो सबसे बड़ा होता था, जो थोड़ा बड़ा होता था, वो ऐसे कहानियां सुनाया करता था कि छोटे बच्चे एकदम दुम दबा के बैठ जाया करते थे। लेकिन हमें तो सबसे अच्छी कहानी वो लगती थी जो हमारी दादी या नानी सुनाया करती थी, खासकर पुरानी कहानियां। अच्छा, वैसे कहानियों की अगर बात हम करने बैठेंगे और पुराने दिनों की बात करने बैठेंगे मन्नू दीदी, खासकर गर्मी की छुट्टियों की, तो जो समय है ना वो कभी पूरा नहीं होगा। वो तो बिल्कुल। और एक बात और है कम्मो, जो बहुत क्या कहना चाहिए कि उस समय की जो खट्टी मीठी याद है ना, तो खट्टी याद है कि जो इमली हुआ करती थी ना, इमली को जो कूट कर हम उसमें नमक और लाल मिर्ची डाल के जो उसका लॉलीपॉप जैसा बनाते थे, तो भाई वो याद करते ही मुंह में पानी आ जाता है। ज्यादा मुंह में पानी न लाइए, समय देखिए, घड़ी कह रही है कि अब चला जाए। हाँ बिल्कुल भाई, श्रोताओं की जो यादें हैं गर्मियों की छुट्टियों की, वो सारी बहुत बातें करते समय तो बीत गया है। तो चलिए सखी सहेली कार्यक्रम से अब दीजिए अनुमति मन्नो बहुरिया को और कम्मो को नमस्कार।